नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इतिहास के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बच्चों, इतिहास की तरफ बढ़ते हैं आगे। और हमारा जो लेक्चर है, हमारे जो भी पॉलिटी और हिस्ट्री के जो लेक्चर हैं, आपको बता दूं, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, बिल्कुल सीरीज से चल रहे हैं। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। यानी हर तरीके से एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक आर्टिकल, हर लाइन यानी फुल स्टॉप तक मैं आपका साथ देता हूं। बस आप इतना साथ दीजिए कि आप लेक्चर को लेते रहिए। और लेक्चर को लेने के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे देखो, अभी तो नहीं, लेकिन एक रिवाज होता है कि हिस्ट्री और पॉलिटी को पूरी कराने के बाद एक मैराथन होती है। वो अभी नहीं होती, आप घबराइए नहीं। मैराथन जो होती है वो मैराथन बाद में होती है, सब्जेक्ट के फिनिश हो जाने के बाद। तो शायद तब ज्यादा अच्छा कराएं तो बहुत अच्छा लगेगा। मैराथन का मतलब होता है क्विक रिवीजन, क्या कि आप क्विक रिवीजन कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है, पूरा थ्योरी के साथ। तो इतिहास में हम जहां तक मुझे याद है, सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा हमारी हो चुकी थी एयू होम की। और एयू होम जो है वो सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा को किस प्रकार जाहिर करता है, किस प्रकार बताता है। सेफ्टी वॉल्व को एक्चुअली में कहना चाह रहा है कि भैया मेरा सुरक्षा का कवच है। और सुरक्षा का कवच का मतलब होता है कि जब जानते हो, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब कोई फौजी, कोई सैनिक, कोई सोल्जर किन्हीं पत्थरबाजों से बचने के लिए, किसी फायरिंग से बचने के लिए, जब भारत पाकिस्तान का कभी मुठभेड़ होती है, भारत चाइना की कभी मुठभेड़ होती है, भारत चाइना में तो फिर भी गोलीबारी नहीं होती, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में गोलीबारी हो जाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब आपने गोलीबारी देखी होंगी, तो उस समय हमारे सैनिक और वहां के सैनिक दोनों अपने अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, सीधी बात है। तो जब हमारे सैनिक एक बड़ा सा एक टीन सेट, जो टीन सेट नुमा जो एक कवच होता है, वो लेके चलते हैं। जैसे ही कोई पत्थर की बारी होती है, कोई गोली की आवाज आती है, गोली चलती है ना, तो वहां से क्या होता है कि उस टीन सेट को सोल्जर आगे लगा देता है। ऐसे ही एओ हूं कांग्रेस को केवल सेफ्टी बॉल्व कहता था, वो इसे पार्टी नहीं मानता था, वो इसे आजादी का एक सर्वोच्च संस्था नहीं मानता था। वो एक केवल इसे मानता था कि भैया सेफ्टी बॉल्व है, ये केवल अंग्रेजों की सुरक्षा के रूप में काम करेगी, ठीक है। क्योंकि जब हम क्रांतिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को इकट्ठा करके रख देंगे, तब ये इकट्ठे लोग जो हैं वो क्रांति नहीं कर पाएंगे। जैसे आज के टाइम पे थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचें। मैं आज क्या करता हूं, मैं क्लास के 100 बच्चे हैं और क्लास के 100 बच्चों को, उद्यमी बच्चों को मैं एक साथ बैठा देता हूं, ठीक है। जो उद्यमी बच्चे हैं, शैतानी हैं, थोड़े हरामखोरी करते रहते हैं, तो मैंने उनको क्या किया, मैंने बोला कि 100 बच्चे जो उद्यमी हैं वो मेरे पास रहिए, वो मेरे पास रहेंगे तो शांत रहेंगे। यानी 100 बच्चों को मैंने इकट्ठा कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। तो अब जो तूफानी होगी, जो हरामखोरी होगी, वो केवल उसी कमरे में होगी, पूरे स्कूल में नहीं होगी। स्कूल का कैंपस डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसी प्रकार से एयूएम कहता है कि ये क्रांतिकारी नेता यदि एक जगह रहेंगे तो क्रांति होने की आशंका कम हो जाएगी, इसलिए मैं इसे सेफ्टी वॉल्व कहता हूं। तो कांग्रेस को वो सेफ्टी वॉल्व कहता है, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन अब आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन की बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों है, देखिए एक बार। तो इसलिए क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन है, ये कहां हुए, कैसे हुए, कब हुए, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि प्लीज थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा। चलिए, तो आज केवल हम फैक्चुअल डेटा की बात करेंगे, और फैक्चुअल डेटा को मैं लिखवाना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय पीडीएफ देने के, बजाय कंटेंट देने के। चलिए, तो सभी डालेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, इंपॉर्टेंट सेशन फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो आधुनिक इतिहास की हम बात कर रहे थे आपसे। आधुनिक इतिहास, ओके। और आधुनिक इतिहास में हमने बात बता चुके थे आपसे कि आधुनिक इतिहास की हम बात करें तो यहां पर हमारे चलेंगे आज कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के महत्वपूर्ण अधिवेशन, आईएनसी के महत्वपूर्ण अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन, ठीक है, ओके। तो इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन, वेरी गुड। 84 में, 84 से पहले 83 में इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, वेरी गुड। उसके बाद, अब देखो मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही वेरी गुड कह रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप कोई यूए लेक्चर देख रहे हो तो
तो आप प्लीज कमेंट में डाल दीजिए करें, ठीक है, ताकि आपका दिमाग जब एक्टिव रहेगा तो चीजों को बहुत ज्यादा जल्दी कैच करेगा। आप सोते सोते रहते हैं, बिल्कुल मायूसी से रहते हैं, इससे ना तो देखो हमारा कोई फायदा ना आपका कोई फायदा। हम चाहते हैं कि आप हमेशा एक्टिव रहें। लेक्चर को देखते वक्त कोई ना कोई कमेंट पास करिए। हाँ, फालतू कमेंट की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर, मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि यदि आपको किसी भी टॉपिक से कोई मुद्दा है, आपका किसी टॉपिक को समझना है, आपकी कोई डिमांड है, तो आप मुझे बताइए एक बार, क्योंकि पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले आप लोग हैं। आप चीजों किताबों में जब उलझते हैं तो किताबों में उलझन के दौरान, जैसे हमारे साथ भी होता था जब हम तैयारी करते थे, और आज भी हम लगातार प्रयासरत हैं, तो जब हम तैयारी करते थे और आज भी हम किताबों को पढ़ते हैं, किताबों को देखते हैं, अपनी अपनी किताबों को देखते हैं, जैसे आप अपनी तैयारी किताबों देखते हैं, हम भी देखते हैं। जब हम किताबों को देखते हैं तो आज भी हमें एक टॉपिक से 3 टॉपिक मिल जाते हैं, सब टॉपिक मिल जाते हैं। अब उनको समझने के लिए हम दूसरी किताब और खोल लेते हैं। तो यही हमारे साथ होता है, ठीक है। यानी हमारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक आज एक किताब हो चुकी है, लेकिन आपके लिए हम बैठे हैं। आप बताइए कि आपको कौन से टॉपिक की डिमांड है, आप किस टॉपिक को समझना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप बहस करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा आपके अंदर जब ये भावना पैदा हो जाएगी तो समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है। लेकिन वरना आप वही घोड़े गधेयों की तरह बराबर चल रहे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जैसा वो पढ़ रहे हैं, जैसा वो लोग पढ़ रहे हैं, वैसा आप पढ़ रहे हो, इसमें कोई भी यूनिकपन नहीं है। प्लीज थोड़ा यूनिक लाना है तो चीजों को मुद्दा उठाना सीखो, मुद्दा बनाना सीखो, बहस करना सीखो। मैं तो फिर भी कहता हूं कि क्लासरूम में जब मैं जाता हूं तो क्लासरूम में कहता हूं कि सूमड़े से मत बैठे रहो, ठीक है, क्योंकि मैं जानवरों को नहीं, मैं इंसानों को पढ़ाने आया हूं। चलिए, तो अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण अधिवेशन की तरफ जाने वाला हूं, और वो है हमारा सबसे पहला अधिवेशन 1885 का। 1885 में हुआ था, और यह सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंबई सेशन। कांग्रेस का बंबई में हुआ था, नहीं हुआ था? बहुत बढ़िया, ये मैंने कल करा दिया था, लेकिन फिर भी मैं परंपरा के तौर पर लिखा रहा हूं इसको। 1885 में हुआ था बंबई अधिवेशन, बंबई अधिवेशन। और बंबई अधिवेशन जो था 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वेरी गुड। तो 1885 में बंबई अधिवेशन होता है, और बंबई अधिवेशन यानी जो आईएनसी का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था बंबई में। ये कहां हुआ था? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था बच्चों। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? अध्यक्ष थे भाई साहब। तो 1885 का बंबई अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और इसमें इसका काम क्या था? इसका उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना करना। इसका उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। वेरी गुड, मजा आ गया एकदम। मतलब कहते हैं कि चीजों को उद्देश्य के साथ लेकर चलें तो चीजें जल्दी से याद हो जाती हैं। तो कांग्रेस की स्थापना कहां की गई थी? 1885 में। मैं दूसरे सेशन की बात कर लेता हूं आपसे कि दूसरा सेशन कब हुआ था। दूसरा सेशन डायरेक्ट एक साल बाद हुआ, 1886 में। और 1886 के सेशन की मैं बात करूं, यहां पे मैं अध्यक्ष की बात करूंगा। चलिए, तो 1886 का आईएनसी सेशन, आईएनसी सेशन ये कहां हुआ था? ये हुआ था मद्रास में। कहां हुआ था? मद्रास में। तो बंबई और उसके बाद आता है मद्रास। तो आईएनसी सेशन होता है मद्रास में। ये हुआ आपका मद्रास में। और मद्रास में उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? मद्रास में उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? जरा बता सकता है कोई? अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष के तौर पर बैठे हैं। बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी ये थे हमारे आईएनसी के अध्यक्ष, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो उस समय 1886 के मद्रास में इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे। बहुत बढ़िया, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। उसके बाद आते हैं, तीसरा सेशन था 1887 में, ठीक एक साल के बाद। और 1887 का जो सेशन था वो कहां हुआ था?
सॉरी 86 का सेशन कलकत्ता में हुआ था, मद्रास 87 में हुआ था। हाँ, तो एक्चुअली में थोड़ा सा बदलाव है, इसको थोड़ा चेंज करिए, ये 87 कर दीजिए आप, इसको यहां पर थोड़ा सा उलटफेर हो गया है, 1887 कर दीजिए, चलिए, और यहां पर कर दीजिए 86, ये हो जाएगा आपका 1886। यानी 1886 में जो सेशन हुआ था, यानी 85 के बाद 86 में जो सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो लिख दीजिए कि ये जो सेशन था आईएनसी का सेशन, जो आईएनसी का सेशन था ये हुआ था आपका कहां, ये हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में इसकी प्रेसिडेंसी करने का काम कौन कर रहे थे, दादा भाई नेहरू जी कर रहे थे, दादा भाई नेहरू जी कर रहे थे। ठीक है, और 87 में आप सभी को पता है कि मद्रास में सेशन हुआ था, यानी पहले ये वाला आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पर 87 आएगा। ईयर के हिसाब से क्रम सेट कर लीजिएगा। यहां पर चल रहे हैं आपके बर्ड्स, ये बर्ड्स क्या है, ठीक है, चलिए ओके, यानी ये हमारी ईयर है कि ईयर में कौन कौन से हुए थे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, 87 के बाद क्या आता है, 88, क्या आता है 88। तो 1888 का जो इलाहाबाद का सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का चौथा सेशन हुआ था इलाहाबाद में। याद रखना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 सेशन लगातार किए गए थे स्थापना के, लगातार 4 साल में, 85, 86, 87 एंड 88, 85, 86, 87, 88। 85 का जो सेशन था वो बंबई में किया गया था, WC बनर्जी की अध्यक्षता में, व्योमेश चंद्र बनर्जी, 72 कैंडिडेट इसमें भाग लिए थे और तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी बैठक हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, सभी को पता है। उद्देश्य क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना थी। दूसरा सेशन 86 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 87 का सेशन मद्रास में किया गया था, डॉक्टर बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रेसिडेंट थे, यानी इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे मद्रास में। और 1888 का जो सेशन था वो इलाहाबाद में किया गया था। इलाहाबाद में जो इसके अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। और जॉर्ज यूले, यानी ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था ये। कौन था, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। तो आप लिख सकते हैं यहां पर, पेज को टर्न करके, यहां पर आता है हमारा 1888। और 1888 ईस्वी में ये आईएनसी का सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में बात करते हैं अध्यक्ष की, यानी इसकी प्रेसिडेंसी कौन कर रहे थे, इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे जॉर्ज यूले, या इनको कई सारी किताबों में जॉर्ज यूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जॉर्ज यूल भी बोल देते हैं। चलिए, और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य कुछ नहीं था, बस आप इतना याद रखना कि ये कहां हुआ था, ये आपका हुआ था इलाहाबाद में, इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज कहा जाता है, ये था आपका स्थान। बहुत बढ़िया, तो इलाहाबाद में किया गया था। और उसके बाद आईएनसी का सेशन था, और आईएनसी का ये चौथा सेशन था, आईएनसी का फोर्थ सेशन, आईएनसी का फोर्थ सेशन था ये। बहुत अच्छे, तो अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल जो अध्यक्ष थे, इनको ही कहा जाता है कि ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। वेरी गुड, तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की वजह से नहीं, बल्कि चौथे सेशन की वजह से नहीं, बल्कि जॉर्ज यूल की वजह से, क्योंकि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। और यहां पर लगा लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट लगा लूं याद रखना वो सेशन जरूर आना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लगातार 4 सेशन पेपर में पूछे जा सकते हैं, समझे, क्योंकि स्थापना का असर था भाई साहब, सेफ्टी वॉल्व काम कर रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके ठीक बाद जो सेशन आता है, इसके ठीक बाद जो सेशन काम करता है वो कौन सा सेशन है, 1901 का सेशन। 1896 का सेशन काम करिए जी। 1896 में एक सेशन हुआ था,
और 1896 का जो सेशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार जरा पूछ लेते हैं। देखिए 1896 का जो सेशन है, ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। जबकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिखने का काम कौन करते हैं, आनंद मठ उपन्यास से बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस राष्ट्रगीत की रचना की थी। लेकिन 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में इसको गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास से इसको लिया गया था, लेकिन इसको गाने का काम किया था सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने, और वो 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस में किया था। कहां पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के में किया था। चलिए तो यहां पर लिख सकते हैं आप कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन यानी आईएनसी का सेशन, ये आईएनसी का सेशन था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे और यह कहां हुआ था, इंपॉर्टेंट तो यह है। तो इसके अध्यक्ष के बारे में लिख लेते हैं एक बार, और इसके स्थान के बारे में लिख लेते हैं। चलिए तो एक बार गौर कर लीजिए पहले पैराग्राफ पर, क्योंकि यह फैक्चुअल डेटा है। फैक्चुअल डेटा को याद करना सबसे बड़ा काम इसलिए कठिन होता है बच्चों, क्योंकि हम पहली बात तो उसे रटने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही रटते जाते हैं वहां से भूलते जाते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि भूलने की प्रथा ना अपनाई जाए। चलिए तो एक बार तो ये कहां गया हमारा, ये 3 सेशन हो गए थे हमारे। तो चलिए चौथे सेशन की बात करें तो 1896 में जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी, सयानी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी थे। अब आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यही बात कर लेते हैं। चलिए ओके, तो नेक्स्ट बात 1901 के सेशन की तरफ आते हैं। 1901 के सेशन की तरफ आते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वो। चलिए एक बार आज इतनी प्यास क्यों लग रही है हमको, सच में आज बोलते बोलते एकदम प्यास महसूस हो रही है, जबकि ये सर्दियों का टाइम है, गर्मियों का टाइम भी नहीं है। दो कहते हैं ना कि ज्यादा बोलने से भी गला गर्मी करने लग जाता है, बहुत ज्यादा आग आग बरसती है, वो वाली चीज है। चलिए खैर कोई नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है और उसको पूरा करेंगे। तो अब आते हैं 1901 का। 1901 ईस्वी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहां हुआ था, कलकत्ता में। कहां हुआ था, अच्छा ये स्थान नहीं लिखा आपने, इस स्थान को भी लिख लेना, कलकत्ता। ये कलकत्ता में हुआ था बच्चों। अच्छा 1901 का सेशन होता है कलकत्ता में। कुछ कलकत्ता में सेशन ज्यादा नहीं हो रहे क्या? कलकत्ता में जो सेशन हुआ था आपका मैं बता दूं, 1901 के कलकत्ता सेशन में जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, अध्यक्ष थी दिनाशा ई वाचा, इनका नाम था दिनाशा ई वाचा। और दिनाशा ई वाचा जो थी यह अध्यक्ष थी 1901 के सेशन में। 1901 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो सेफ्टी बॉल्व जिसे कहा गया एयू हुम के अनुसार, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, और दिनाशा ई वाचा इसकी प्रेसिडेंसी कर रही थी। वो यह कहती हैं यह सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि महात्मा गांधी, एम के गांधी इसमें पहली बार दिखाई दिए थे। और आपको बता दूं मैं 1901 में महात्मा गांधी
पहली बार दिखाई दिए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो याद रखना, तो यह सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस में, महात्मा गांधी कांग्रेस में पहली बार दिखाई दिए। देखो याद रखना, जब महात्मा गांधी भारत आए थे ना, तो उन्होंने किसी भी पार्टी का समर्थन ना करने की बात कही थी। वो ये कहते थे कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता और मैं किसी भी पार्टी में जाने का इच्छुक भी नहीं हूं। हालांकि उनको कांग्रेस से, होम रूल लीग से कई बार ऑफर भी आए थे कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो सर, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। बस कब की मैं बताना चाहूंगा। तो महात्मा गांधी कांग्रेस में पहली बार दिखाई दिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1905 का अधिवेशन जो बनारस में हुआ था। तो 1905 ईस्वी का सेशन था और यह हुआ था आपका बनारस में। कहां हुआ था? बनारस में। और जो ये बनारस में जो सेशन था, कहां पर? बनारस में जो सेशन था, ये अध्यक्ष कौन थे इसके, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्यों, यानी उद्देश्य क्या था इसका? देखो उद्देश्य मैं बताना चाहूंगा। उद्देश्य इसका यह है बच्चों, इसमें पहली बार स्वराज यानी स्वराज आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वराज आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसे स्वराज या बहिष्कार आंदोलन कहा जाता है। आप सभी को पता है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसे बंग भंग आंदोलन कहा गया। वो बंगाल विभाजन और बंग भंग आंदोलन, वो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की बात कही थी। याद है आपको कितने बड़े बड़े नेताओं ने कही थी? तो इसमें हुआ था, लिखेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत। स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत, की गई थी। वेरी गुड, ठीक है। और इसके अध्यक्ष बनारस में हुआ था, यह सभी को पता होना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे मेरे हिसाब से। चलिए, नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भी वहां पर मौजूद थे 72 प्रतिनिधियों में। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे। अध्यक्ष कौन, उद्देश्य क्या था? स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। जिस समय बंगाल विभाजन चल रहा था, यानी पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को बांटा जा रहा था, और उस समय यह बनारस में सेशन हो रहा था इसका। चलिए, उसके बाद आते हैं 1906 के अधिवेशन की तरफ। देखो इंपॉर्टेंट सेशन की बात है। 85, 86, 87, 88, 1896 एंड 1901, 1905। अब आते हैं 1906 के सेशन की तरफ। वीडियो को पॉज करके सभी देख लें इसको एक बार, क्योंकि वीडियो पॉज होती रहेगी तो आप अपनी नोटबुक में डाउन करते रहेंगे। 1906 का सेशन होता है कलकत्ता में। 1906 का सेशन होता है, इसका स्थान है कलकत्ता, और यह कलकत्ता में हुआ था। यह किसकी प्रेसिडेंसी में हुआ था और क्यों हुआ था? तो पहले क्यों, और इसका अध्यक्ष कौन था, और यह एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है 2023 या 24 में। ठीक है, याद रखना, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2023 की शायद शिफ्ट थी मार्च के एग्जाम की, और 24 में मार्च ही था। लगभग एक साल का अंतर है। तो दो सीजीएल के 23-24 में क्वेश्चन आ चुका है कि 1906 के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर इसका था दादा भाई नेहरूजी। क्या था? दादा भाई नेहरूजी। यानी दादा भाई नेहरूजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कलकत्ता सेशन की स्थान था कलकत्ता। और क्यों किया गया था? मुद्दा यह है क्यों था, क्योंकि इसमें पहली बार स्वराज की घोषणा की गई थी। तो लिख देंगे कि दादा भाई नेहरूजी के द्वारा पहली बार स्वराज की घोषणा की गई थी। पहली बार स्वराज की घोषणा की गई।
पहली बार स्वराज की घोषणा की गई। चलिए, तो 1906 का सेशन आप सभी को याद रहेगा क्योंकि इसमें स्वराज की घोषणा की गई थी। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं एक बार, क्योंकि ये मैं स्वराज नाम का शब्द बार बार पढ़ाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि ये कहां सुना आपने, या पहली बार आपने कहां सुना था, किस सेशन में सुना था, उसकी प्रेसिडेंसी कौन कर रहे थे, ये सारी चीज पूछूंगा। लेकिन अब आते हैं 1907 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, जो सूरत में हुआ था। कहां हुआ था? सूरत में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की बात करें तो उस समय इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे रास बिहारी घोष। और रास बिहारी घोष की प्रेसिडेंसी के समय, यानी सूरत के सेशन के समय, सबसे बड़ा काम जो था वो क्या हुआ था? वो कुछ काम नहीं था, बल्कि 1907 के सूरत के अधिवेशन में वो हुआ जिसे कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और कांग्रेस पार्टी के साथ एक मजाक बन के रह गया। वो मजाक क्या था? इसमें यह था कि कांग्रेस में दो दल काम किया करते थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल जो था वो थोड़ा उग्रवादी था, थोड़ा क्रांतिकारी हुआ करता था। और उग्रवादी और क्रांतिकारी का मतलब होता है कि जो संविधान, उसके नियम और अपनी सीमाओं के दायरे से बाहर रहकर जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो उग्रवादी कहलाए, क्रांतिकारी कहलाए। जैसे कि मंगल पांडे, भगत सिंह, सुखदेव, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे जो नेताओं थे, ये सारे उग्रवादी श्रेणी में आते थे। लेकिन जो दूसरे थे, जिन्हें कहते थे नरमवादी या उदारवादी या नरम दल के, वो नरम दल के जो नेता थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो सारे नेता थे, ये नेता संविधान, उनके नियम और सीमाओं में रहकर विरोध प्रदर्शन किया करते थे अंग्रेजी सरकार का। यानी ये किसी भी तरीके का ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे जिसमें हिंसा होती थी। तो इसको कहा गया धर्म दल और दूसरे को कहा गया गरम दल। ये दोनों ही कांग्रेस के भाग थे। लेकिन 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष की प्रेसिडेंसी के समय ये दोनों कैसे हो गए? इनका डिवाइडेशन हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 ईस्वी की बात करें और 1907 की ईस्वी में लिखते हैं आप स्थान। अच्छा, ये हुआ कहां था? सूरत में हुआ था। सूरत में हुआ था। देखो, एक तो क्या होता है, जब हम किसी को बताते हैं तो सामने वाला मानता नहीं है। ठीक है, एक बार क्या हुआ था कि यूपीएससी के बच्चे ने, पूरा एक एस्पिरेंट था और एस्पिरेंट ने एक बार पूरा शायद सूरत अधिवेशन के ऊपर कुछ बातें थी, तो उसने शायद सूरत अधिवेशन का उसमें जिक्र किया था। हालांकि वो ये कह रहा था कि जो 1907 का सेशन है सूरत में ना होकर मद्रास में हुआ है, वो ऐसा कहना चाह रहा था। जबकि प्रमाणिक तरीके से देखें तो सूरत का ही सेशन था ये, और इसमें कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, दोनों अलग हो चुके थे, इनका डिवाइडेशन हो चुका था। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। और इसका उद्देश्य क्या था, यानी क्यों किया गया था? क्यों तो नहीं कह सकते, एक बुरी घटना कह सकते हैं इसको। घटना क्या हुई थी उसमें? उसमें घटना यह हुई थी कि कांग्रेस के, लिखेंगे कि कांग्रेस नरम दल, कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल दो भागों में विभक्त हो गई। दो भागों में विभक्त हो गई। दो भागों में विभक्त हो गई। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। 1907 के बाद यदि मैं सेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दूं तो 1907 के बाद सीधा हम करेंगे 1917 का अधिवेशन। कौन सा? 1917 का, जब तो महात्मा गांधी जी हमारे भारत में चंपारण कर रहे थे, बिहार में गुजरात का खेड़ा कर रहे थे और अहमदाबाद का टेक्सटाइल कर रहे थे। यानी महात्मा गांधी के पहले 3 सत्याग्रह की बात करूं, और महात्मा गांधी के द्वारा पहला किया गया सत्याग्रह कौन सा था? डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी फर्स्ट डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, वो है आपका चंपारण, यानी बिहार में किया गया था। ठीक है, चलिए, ये कुछ नील की खेती को लेकर था। इस पर डिस्कस हम बाद में करेंगे जब गांधी जी का आगमन होगा भारत में और गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो 1917 का अधिवेशन देख लेते हैं एक बार। 1916 का देखिए पहले, इससे पहले तो 1916 का अधिवेशन, यहां पर डालेंगे सभी। 1916 ईस्वी का अधिवेशन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन ये कहां किया गया था? आईएनसी का सेशन किया गया था 1916 में लखनऊ, जिसे आज नवाबों का शहर कहते हैं, लखनऊ, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो स्थान है आपका लखनऊ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसकी अध्यक्ष कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और यह इसमें बहुत बड़ा काम हुआ, जो काम शायद 1907 में जो घटना हुई थी कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट चुकी थी, यह काम एक हो गया। यानी कांग्रेस के दोनों भाग, नरम दल और गरम दल, कांग्रेस में आकर मिल गए। क्यों मिले, कैसे मिले, शर्तें क्या थी, ये अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी केवल सेशन की बात हो रही है, बस दैट्स इट। अभी बताने का मतलब है कि वो सारी स्टोरी फिर खराब चली जाएगी जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं। तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों के बीच में सहमति हुई और यह कांग्रेस का भाग बन गई। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें दो घटना होती है। पहली घटना कि कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल दोनों एक हुए, दोनों एक हो गए। और उसके अलावा दूसरा काम यह हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी, जिसे पॉलिटिकल पार्टी कहा गया, वो थी आपकी मुस्लिम लीग। इन दोनों के बीच में सहमति हो गई। क्या हो गई? सहमति। तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच आम सहमति हुई। आम सहमति हो गई। सहमति का मतलब होता है एक तरह से एग्रीमेंट हो गया या फिर कोई सौदा हो गया, दैट्स इट। चलिए, तो आपको 1916 का अंबिका चरण मजूमदार का लखनऊ का आईएनसी का सेशन याद रखना है। 1907 का याद रखना है क्योंकि घटना आपको याद है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी में एक अलग तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन एसएससी में डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा। एसएससी का कमीशन आपसे यह पूछेगा कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दो किस अधिवेशन में विभक्त हुए थे। तो आपको बताया जाएगा कि 1916, 1905 एंड 1907। तो आपका आंसर होना चाहिए 07 में हुए थे और ये सूरत में हुआ था। किसी की बातों में, किताबों में मद्रास आप कहीं देख लो तो प्लीज काट देना उसको, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। 1916 के बाद एक सेशन आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1917 का सेशन। और 1970 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो केवल और केवल इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उसमें एक महिला थी जो कि आयरलैंड मूल की थी। यानी उनका जन्म हुआ था आयरलैंड में। कहां हुआ था? आयरलैंड में। लेकिन उन्हें भारत की परंपराओं से, भारत की ट्रेडिशन, भारत के कल्चर से बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्रेम करती थी उनसे। वो कैसे? सर ये कैसे हो सकता है कि आयरलैंड की एक महिला जो भारत के कल्चर से इतना लगाव रखती हो? इसके पीछे कारण था, क्योंकि आपको पता है कि 1917 में उस समय महात्मा गांधी जी बिहार चंपारण का सत्याग्रह कर रहे थे, जैसे भारत का पहला सत्याग्रह कहा जाता है। उस समय क्या था, एक पार्टी काम किया करती जिसका नाम था होम रूल। और होम रूल के जो अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे। और बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट नाम की एक महिला को, जो कि आयरलैंड की महिला थी, उसको ऑफर भी किया था। लेकिन आयरलैंड की उस महिला ने बाल गंगाधर तिलक की से सहमति रखकर अपनी पार्टी अलग बना ली थी, ठीक है, जिसे बेस होम रूल लीग कहा गया। हालांकि और आयरिश उस मूल की महिला जो थी वो हमेशा अंग्रेजी सरकार के साथ ना रहकर बल्कि भारत के सभ्यता, भारत की कल्चर के साथ रहा करती थी। उनका बहुत ही ज्यादा लगाव था और वो भारतीय नेताओं और क्रांतिकारी नेताओं के साथ काम किया करती थी, जिसका नाम था एनी बेसेंट।
और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला यूरोपीय अध्यक्ष हुआ करती थी। तो आप लिख सकते हैं कि 1917 ईस्वी की बात करें और यह सेशन हुआ था कलकत्ता में। अच्छा, कलकत्ता नगर कब बसाया गया था यह पूछ लिया जाए तो, क्योंकि यह था मैं बता चुका हूं जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा रहे थे तो 1698 में 1698 में, यानी कैथरीन के विवाह के 7 साल बाद सूतानाटी, कालीकाट और गोविंदपुरी, इन तीनों नगरों को मिलाकर जॉब चार्नोक व्यक्ति के द्वारा, जो जॉब चार्नोक जो व्यक्ति था वो अंग्रेजी सरकार का एक वास्तुकार था, आर्किटेक्ट था। उस आर्किटेक्ट ने कलकत्ता नगर बसाया था 1698 में। 3 नगर उसने मिलाकर बसाए थे कलकत्ता को। चलिए, तो 1917 में कलकत्ता की हम बात करें और यहां पर अध्यक्ष जो थे उनका नाम था एनी बेसेंट। और वैसे एनी बेसेंट को मैं प्रथम महिला यूरोपीय बोलूं या प्रथम महिला बोलूं, आप ध्यान रख लिए 1885 से लेके मुझे अब तक के अध्यक्षों की बात करें तो पहले अध्यक्ष आते हैं WC बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष आते हैं आपके दादाभाई नेहरू जी, ठीक है। तीसरे अध्यक्ष आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे अध्यक्ष आते हैं जॉर्ज यूल, पांचवें अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो वो आते हैं दादाभाई नेहरू जी फिर दोबारा से, ठीक है। फिर आते हैं 1907 के रास बिहारी घोष, 1916 में आती हैं अंबिका चरण मजूमदार, ये मेल है फीमेल नहीं है, अंबिका चरण मजूमदार ये आते हैं। यानी अब तक हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं, एक भी महिला नहीं है। तो एनी बेसेंट पहली बात तो प्रथम महिला थी, लेकिन यह भारतीय महिला नहीं थी, यह प्रथम यूरोपीय महिला थी। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पहली महिला, लेकिन पहली यूरोपीय महिला। तो एनी बेसेंट का मतलब क्या हुआ, इनका मतलब हुआ कि पहली महिला लेकिन यूरोपीय, क्योंकि आयरलैंड की इनका जन्म हुआ था, आयरलैंड मूल की थी ये। चलिए, पहली महिला लेकिन यूरोपीय। अब वो आपसे ये पूछे कि पहली महिला कौन थी, तब भी आंसर एनी बेसेंट है। वो आपसे कमीशन आपसे ये पूछे कि पहली यूरोपीय महिला कौन थी, तब भी आंसर एनी बेसेंट ही होगा। अब आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेक्स्ट सेशन की तरफ। आपको शायद अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रटाना तब होता या तो मैं सन बता देता, जगह बता देता और प्रेसिडेंसी बता देता, दैट्स इट। रीजन बताने का मतलब केवल और केवल यही है कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशनों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कहानियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि हमारे आजादी के समय और आजादी से पहले इस देश में क्या चल रहा था, लोगों की आइडियोलॉजी कैसी थी, लीडर लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते थे, उनको कैसे अपना बनाते थे, ठीक है। और महात्मा गांधी जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। यानी महात्मा गांधी जी में कहा जाता है, यदि मैं आज के टाइम पे बात करूं तो महात्मा गांधी जी की विचारों की तुलना यदि मैं आज इमोशनल इंटेलिजेंस के तौर पर करता हूं तो आज के टाइम पे मुझे एक ही व्यक्ति नजर आता है और वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी दोनों की विचारधारा में अंतर बहुत है, अंतर कई सारे हैं, ठीक है, लेकिन समानता भी बहुत है। समानता कैसे, यानी इक्वलिटी बहुत है। जैसे महात्मा गांधी में EI जो थी, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो बहुत कूट कूट कर भरी थी, और महात्मा गांधी जी इमोशनल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े उदाहरण कहे जाते हैं। आपको बता दूं कि उन्होंने शायद नमक सत्याग्रह किया था, और नमक सत्याग्रह करने का महात्मा गांधी जी का एक ही कारण था कि अमीर ही नहीं बल्कि भारत देश की गरीब से गरीब जनता के घर में नमक उपलब्ध होता है, सभी को पता है। यानी किसी के घर में चाहे कुछ हो या ना हो लेकिन नमक जरूर होता है। तो नमक किसी भी आम आदमी की बहुत बेसिक नीड होती है, और किसी भी गरीब जनता को अपना कैसे बनाया जा सकता है ये महात्मा गांधी अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह चुना, और नमक सत्याग्रह किया
कि देश के लोगों की इतनी बुनियादी आवश्यकता यानी बेसिक नीड्स जो नमक है उस पर भी अंग्रेजी सरकार ने इतने भारी टैक्स लगा दिए थे, इसलिए उन्होंने नमक कानून को तोड़ा 6 अप्रैल को। और बहुत अच्छी बात भी है, 90 जिसे हम सविनय अवज्ञा के नाम से जानते हैं, 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी मार्च में जाके नमक कानून को तोड़ा था और यह सिद्ध कर दिया कि मैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा उदाहरण हूं। चाहते तो वो कौन से आंदोलन का मुद्दा भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने नमक का ही मुद्दा क्यों उठाया, यह सोच है। तो एनी बेसेंट का समझ गए आप। चलिए अब आते हैं हम 1918, 1920 नहीं, अब सीधे चलते हैं 1924 के अधिवेशन की तरफ। और 1924 का अधिवेशन जो था, उस समय महात्मा गांधी जी सीधे जेल से बाहर आ ही रहे थे। जवाहरलाल नेहरू उनको लेने गए। जवाहरलाल नेहरू ने जैसे ही महात्मा गांधी जी जेल से बाहर निकले, जवाहरलाल नेहरू ने उनको माला पहना दी। कहा कि गांधी जी आपका इंतजार कर रहे थे हम तो। गांधी जी बोले अबे सांस तो लेने दो मुझे, कम से कम अभी तो आया हूं बाहर, मुझे कोई रणनीति समझाओ। तो रणनीति समझाने के बाद महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा। और आपको बता दूं, कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे वो महात्मा गांधी जी, लेकिन पहली बार बने थे और यही अंतिम बार थे। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको कभी भी गांधी जी प्रेसिडेंसी करते नजर नहीं आ सकते, इतिहास में गवाह है इस बात का, लेकिन वो कांग्रेस से जुड़े जरूर थे। तो अब पढ़ते हैं हम 1924 के अधिवेशन की बात करते हैं। चलिए 1924 ईस्वी, और 1924 के ईस्वी की मैं बात करूं तो यह सेशन हुआ था बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में तो है ही है। चलिए तो बेलगांव कर्नाटक, मतलब कर्नाटक बेलगांव इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कर्नाटक में भी एक स्पेसिफिक जगह बता रहा हूं मैं, ठीक है। कल को कर्नाटक आपको ना मिले तो बेलगांव भर देना। तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जो थे, यह सबसे बड़ी बात है कि इसका मतलब घटना क्या थी इसमें। इसमें घटना यह थी, यह फेमस इसलिए कहा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी आईएनसी के पहले और अंतिम अध्यक्ष थे। तो लिख देंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले एवं अंतिम अध्यक्ष। देखो, आप चाहे महात्मा गांधी जी को कितना भी राजनीतिक पुरुष कह लो, मैं तो इनको आध्यात्मिक पुरुष कहता हूं। पता, महात्मा गांधी जी का मुझे कोट याद आ रहा है, काफी टाइम पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन आज आपको बता दूं मैं। मुझे कोट याद आ रहा है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं एक राजनीतिक पुरुष नहीं हूं। मैं एक राजनीतिक पुरुष नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? सुनिए, आपने मुझे राजनीति में जरूर देखा होगा, लेकिन मैं एक राजनीतिक पुरुष नहीं हूं, बल्कि मैं एक आध्यात्मिक पुरुष हूं, एक स्पिरिचुअल ह्यूमन हूं। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल ह्यूमन। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल ह्यूमन। तो ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और वो महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि मैं राजनीति में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि मैं इस धर्म की स्थापना करना चाहता था। और धर्म का सबसे बड़ा मतलब होता है न्याय प्रदान करना, जो अंग्रेजी सरकार हमारे साथ नहीं कर रही थी। इसलिए मुझे धर्म की स्थापना के लिए इस राजनीति में प्रवेश करना पड़ रहा है। और तभी जाकर 1924 के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में वो शामिल हुए, और तब जाके वो पहले और अंतिम अध्यक्ष बने। इतिहास में इसके बाद आप कभी भी उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनते नहीं देख पाओगे। ये दुख की बात नहीं है, ये खुशी की भी बात नहीं है। अब आते हैं 1925 का सेशन। 1925 के अधिवेशन की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था। और यह सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली भारतीय महिला, इंडियन फर्स्ट लेडी की बात करें तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि हमारी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी, उत्तर प्रदेश की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला एनी बेसेंट, पहली यूरोपीय महिला एनी बेसेंट, दोनों का आंसर एक ही है।
लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो है सरोजिनी नायडू, और इनका सेशन हुआ था कानपुर में। कहां हुआ था? कानपुर में। तो आप लिख सकते हैं कि 1925 1925 का आईएनसी का कानपुर अधिवेशन, कानपुर सेशन। और कानपुर सेशन की हम बात करें तो इसमें अध्यक्ष कौन थी? इसमें थी अध्यक्ष आपके सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। चलिए, और सरोजिनी नायडू जो थी ये पहली भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन लेडी, प्रथम भारतीय महिला। ये 1925 के इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी कर रही थी कानपुर में बैठकर, और यही स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। बहुत अच्छी। उसके बाद आते हैं, अब कौन सा सेशन इंपॉर्टेंट है बताइए? 1925 के बाद तो 26 वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 27 वाला, 28 वाला, 29 वाला इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से पता लग जाता है जवाहरलाल नेहरू की उस कहानी को पढ़िएगा एक बार, जब मोतीलाल नेहरू से उनकी डिबेट हो गई थी 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट कही जाती है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट आया था उससे जवाहरलाल नेहरू इतने अग्रेसिव हो गए थे कि उन्होंने 1929 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उसकी प्रेसिडेंसी ले ली, और क्या बोला कि मैं आज से, अभी से रात्रि के 9 बजे रावी नदी के नीचे, जो लाहौर में पाकिस्तान में है आज रावी नदी, सिंधु की सहायक नदी, रावी तट के नीचे, नदी के नीचे उन्होंने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दृष्टि से ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछा जाता है। लेकिन आप बोलोगे कि सर आज तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये स्वतंत्रता दिवस कैसे हो गया? इन दोनों का फर्क मैं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने इस शब्द को भी कोट किया है। तो लिखिए आप 1929 1929 के अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में, और आज कहां पर है? पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन हां 1944-45 में पाकिस्तान की मांग पूरी तरह हो चुकी थी। तो अभी हम भारत की बात करेंगे, लाहौर में। और इसकी प्रेसिडेंसी करने का काम कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू, शॉर्ट में लिख देता हूं, पंडित नेहरू इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे। और ये क्यों फेमस कहा जाता है, ये क्यों इतना प्रसिद्ध है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? इसलिए क्योंकि इसमें, और इतिहास में भी, एग्जाम में नहीं बल्कि इतिहास में, 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन हो रहा था तो उस समय कहा जाता है कि महात्मा गांधी भी यही थे, इनके साथी थे, मतलब महात्मा गांधी भी, क्योंकि महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की स्ट्रेटेजी समझा रहे थे जवाहरलाल नेहरू। वो कह रहे थे कि गांधी जी 1930 में आप सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करोगे, यानी नमक कानून तोड़ो, जो दांडी मार्च किया गया, आप सभी को पता है कि 12 मार्च से जो यात्रा स्टार्ट की गई थी 1930 में, वो यही थी। इसी की रणनीति बना रहे थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो लिख सकते हैं, तो पहला कारण इसका यह हो सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने की जिम्मेदारी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रारंभ करने की जिम्मेदारी किसके पास थी? गांधी जी के पास थी। किसके पास थी? गांधी जी के पास थी। और दूसरा कारण इसलिए माना जाता है, इसका फेमस है, यहां लिख देते हैं, चलिए, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट के नीचे, रावी नदी के तट पर, और पता है डेट क्या थी इसकी? 31 दिसंबर। रावी नदी के तट पर इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की गई थी। स्वतंत्रता दिवस,
मनाने की घोषणा की गई। घोषणा की गई। और तीसरा कारण यह था 1929 का ही तीसरा कारण यह था कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज जो कि मोतीलाल नेहरू ने नहीं की थी, और इसी बात का गुस्सा नेहरू साहब जी ने 1929 में उतार कर रख दिया और कहा कि अब नहीं चलेगा डोमिनियन, अब नहीं चलेगा डोमिनियन। चलिए अब आते हैं 1929 का सेशन तो हो गया, लेकिन एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है हम केवल इंपॉर्टेंट सेशन करा रहे हैं, हालांकि सेशन तो कितने हुए थे मैं इन पे बात नहीं करना चाहता, हम केवल इंपॉर्टेंट सेशन की बात कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इतने सेशन भी आपने अच्छे से याद कर लिए ना, तो ये काफी हैं। 1929 के बाद जो सेशन पढ़ते हैं वो आता है आपका 1937 का अधिवेशन। और 1937 का जो अधिवेशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये भी। और दूसरी बात, ये कहां हुआ था? फैजपुर में। कहां हुआ था? फैजपुर। और फैजपुर में इसलिए किया गया, फैजपुर एक भारत का छोटा सा गांव है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। कहां हुआ था? गांव में। और यह 1937 का अधिवेशन है, यानी भारत शासन अधिनियम के बाद का अधिवेशन है। तो लिख सकते हैं आप इसमें, यह नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है। तो 1937 ईस्वी में जो सेशन था यह हुआ था फैजपुर में। और फैजपुर में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आईएनसी का पहला ऐसा सेशन, आईएनसी का पहला ऐसा सेशन जो गांव में हुआ था, जो गांव में किया गया, जो गांव में किया गया, समझे? और फैजपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे। चलिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट 1940 ईस्वी का अधिवेशन। 1940 ईस्वी की बात करें, हम बहुत ही आजादी के करीब आ चुके हैं और इस समय हमारे देश में संविधान सभा बन चुकी थी। पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। हुआ तो 47 में था, लेकिन प्रस्तावित पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो पाकिस्तान का विभाजन का होना, उसके बाद संविधान सभा का बन जाना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बन गई थी। पहली बैठक हो गई थी, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई, संविधान सभा चल रही थी। तो कुल मिला के हम यहां पर लगभग आजादी प्राप्त कर चुके थे, लगभग। तो 1940 में जो अध्यक्ष थे, 1940 के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी। और जेपी कृपलानी यह आजादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आप लिख सकते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो आजादी के समय रहे, तो आजादी के समय आईएनसी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष की बात करी, और यही इंडियन नेशनल कांग्रेस का अंतिम सेशन था। क्या था? अंतिम सेशन, लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1946, अंतिम सत्र था। चलिए भाई, तो आज हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को पूरी तरह खत्म कर लिया है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी 5 पेज, देखो 5 पेज लग गए। अब सोच रहे हो कितने कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, ये देखा हमने पहले तो, उसके बाद इसमें थोड़ा चेंज हो गया है, डेट के हिसाब से देख लेना, सॉरी ईयर के हिसाब से चेंज कर लेना। 87 पहले करा दिया है, 86 बाद में हो गया था। उसके बाद हमने 88, 96, 1901, 1905, इसके बाद 1906, 1907, 1916, 1917, इसके बाद 1924, 1925, 1929, इसके बाद 1937 और 1946। आजादी के अध्यक्ष, जो आजादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो जेपी कृपलानी थे। और अंतिम सत्र था 1940 का।
इसके बाद हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि क्या था, उसके बाद हमारी आजाद अंतरिम सरकार भी बन चुकी थी। तो इस समय कितने काम हो रहे थे? इस समय आज एक अंतरिम सरकार भी बन चुकी थी और अंतरिम सरकार के सबसे बड़े मुखिया कौन थे? खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत देश के पहले गृह मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए, बहुत अच्छे। तो अंतरिम सरकार बन चुकी थी, कोई जरूरत भी नहीं थी हमको, ठीक है। चलिए, और वो किसकी सरकार थी? वो थी कांग्रेस की सरकार, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट यहां पर काम कर रही थी। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और सबसे बड़ी खुशी की बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमने पूरी तरह खत्म करा दिया है। अब जो स्टार्ट होने वाला है आपका, वो है गांधी युग। और गांधी युग का पहला पार्ट आपके नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन कराए हैं, केवल और केवल इंपॉर्टेंट सेशन, आगे ना पीछे हमने कुछ नहीं कराया, यानी इसके अलावा कुछ नहीं कराया। बाकी के इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें तो स्थापना की बात की कल मैंने, उसके अलावा पिछले लेक्चर में मैंने आइडियोलॉजी की बात की थी, सेफ्टी वॉल्व समझाया था, तब जाके मैंने सेशन कराए हैं। तो इसका मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। चलिए, तो आज आपका पार्ट 2 भी आ जाएगा यूट्यूब पर और आप देख सकते हैं वहां से। और उसके बाद हमारे पॉलिटी में, जैसा मैंने पॉलिटी का लेक्चर लिया, आज भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें हमने प्रेसिडेंट करा दिया है। अब एक ही टीचर है, 2 सब्जेक्ट हैं, तो मैं दोनों की बात कर लेता हूं आपसे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही, और अच्छे रहिए, खुश रहिए बस।